वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। फ्रेंड्स क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें तभी आंसर दें। द टर्म यूज्ड टू डिनोट व्हेन अ वुमन इज हैविंग मोर देन हस्बैंड एट वन टाइम। देखिए जो एन ई है यहाँ पे ये गलती से टाइप हो गया, ठीक है। द टर्म यूज्ड टू डिनोट व्हेन अ वुमन इज हैविंग मोर देन हस्बैंड एट वन टाइम। एक समय में एक से ज़्यादा हस्बैंड को जो रखने की प्रथा है उसे क्या कहा जाता है। जब एक औरत एक ही समय में एक से ज़्यादा पति के साथ संबंध रखती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से पुकारा जाता है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, पॉलीएंड्री कहा जाएगा, ठीक है। एक समय में एक हस्बैंड से या फिर अधिक हस्बैंड से, एक से ज़्यादा हस्बैंड जो रखने की प्रथा है उसे पॉलीएंड्री कहा जाता है, ठीक है। कि एक समय में जो एक स्त्री है वो एक से ज़्यादा हस्बैंड रखती है, ठीक है, उसे पॉलीएंड्री कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि किसी औरत द्वारा एक ही समय में एक से ज़्यादा पति रखने की जो परंपरा है, ठीक है, ट्रेडिशन है, इसे पॉलीएंड्री कहा जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सी परंपराओं में मतलब जगह ऐसा होता है कि वहाँ की मतलब ट्रेडिशन होती है। बहुत से जगह जो स्टेट भी होते हैं, बहुत से स्टेट हैं जहाँ पे ऐसा होता है, अभी भी होता है, वहाँ की परंपराएं होती हैं, ठीक है। रीजन से होते हैं जहाँ, क्योंकि देखिए पूरे स्टेट में तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, बट रीजन्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक से अधिक हस्बैंड रखने की परंपराएं होती हैं, तो उसे पॉलीएंड्री कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें उसके बाद आंसर दें। फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एट माइंड सॉफ्ट इज लाइकली टू काज इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ह्यूमरस के मिड सॉफ्ट के टूटने पर निम्नलिखित में से किस तंत्रिका को चोट लगने की संभावना होती है। ह्यूमरस के मिड सेप्ट को या मिड सॉफ्ट को टूटने पर या मिड सॉफ्ट के टूटने पर निम्नलिखित में से किस तंत्रिका को चोट लगने की संभावना होती है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये मत सोचा करें कि आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसा आपका सोचना है, ठीक है। आयोग ऐसा कुछ नहीं सोचता है। आयोग को जो भी मन में आएगा वहाँ से क्वेश्चन रख देगा, ठीक है। हालांकि पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं। अगर कहीं किसी किसी एग्ज़ाम में, ठीक है, अगर 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से होते ही होते हैं। कभी कभी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन भी रख दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सोचकर मत चलें कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन अब बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे हल्के में ना लें, अच्छे से पढ़ें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को भी। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, रेडियल नर्व, ठीक है। रेडियल नर्व के टूटने की जो संभावना होती है वो अधिक होती है। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। ह्यूमरस के फ्रैक्चर होने की स्थिति में रेडियल तंत्रिका के सबसे अधिक क्षतिग्रस्त होने की संभावना सर्वाधिक होती है, ठीक है। जो ह्यूमरस फ्रैक्चर है उसके होने की स्थिति में क्या होता है, रेडियल जो तंत्रिका होती है आपके, उसकी सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है, अर्थात सर्वाधिक होती है, क्योंकि यह तंत्रिका हड्डी में संलग्न होती है। ये तंत्रिका कहाँ पे होती है, हड्डी के साथ संलग्न होती है, ठीक है, जुड़ी हुई रहती है। अतः फ्रैक्चर होने पर विस्थापन के कारण इस तंत्रिका का, अर्थात जो रेडियल नर्व होती है, इस पर सबसे अधिक दबाव पड़ता है। क्या होता है जब ये हड्डी विस्थापित होती है, ठीक है, अतः फ्रैक्चर होने पर विस्थापन के कारण यहाँ पे, ठीक है, जब फ्रैक्चर होती है तो हड्डी के विस्थापन के कारण इस तंत्रिका पर क्या होता है, रेडियल जो नर्व है इस पर सबसे अधिक क्या होता है, दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। इस वजह से इसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए क्वेश्चन कंप्यूटर से लिया गया है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें।
देखिए यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर आपका केजेएमयू हो, एनवीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं कंप्यूटर से। कभी कभी अगर पीसीएस का एग्ज़ाम है तो उसमें का 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। ठीक है, और पूछे भी जाते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन तो 100% होते ही होते हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्के से मत लें, क्योंकि नॉन सब्जेक्ट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप रिवाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप जीके और आपके करंट अफेयर हो गई, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इन सभी पर फोकस करना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ें। इन अ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर में दी कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कंटैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल इज। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। इन अ कंप्यूटर द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल। ठीक है, रिट्रीवल इज। एक कंप्यूटर में त्वरित या फिर पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना को संग्रहित करने के लिए सुविधाजनक स्थान कौन सा होता है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ये एड्रेस बुक, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, एड्रेस बुक। ठीक है, ये क्या है, सुविधाजनक स्थान होता है। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। एक कंप्यूटर में त्वरित या फिर पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना को संग्रहित करने के लिए, ठीक है, इकट्ठा करने के लिए एक सुविधाजनक जो स्थान होता है एड्रेस बुक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर यूँ कहें तो ये क्वेश्चन जो है वो जीके और नर्सिंग दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, जीके से भी हो सकता है और नर्सिंग में, क्योंकि ये नॉन नर्सिंग और नर्सिंग दोनों में पूछा जाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ें पहले कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख अंग नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि प्रमुख अंग कौन सा नहीं है, WHO का प्रमुख अंग कौन सा नहीं है। देखिए ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये तो WHO का अंग है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, कार्यकारी बोर्ड भी इसका अंग है। और यहाँ पे ये जो गवर्निंग बॉडी है ये इसका अंग नहीं है। ठीक है, जो आपका सचिवालय दिया है जैसे सेक्रेटरीट, ठीक है, ये भी अंग है। बट यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, गवर्निंग बॉडी। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख देते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख अंग, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हो गया, एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो गया तथा उप सेक्रेटरीट है, जबकि गवर्निंग बॉडी संगठन का अंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद ही आंसर दें। देखिए DMPA, ठीक है, DMPA का पहले पूरा नाम बताएं आप कमेंट बॉक्स में कि इसका पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, DMPA इज़ एन इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव विच इज़ गिवन आफ्टर इन एन इंटरवल ऑफ एवरी। गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। DMPA का पूरा नाम जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या होता है इसका पूरा नाम। देखिए DMPA एक इंजेक्शन द्वारा दिए जाने वाला गर्भनिरोधक है जो कितने अंतराल पर दिया जाता है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, 3 मंथ पर, प्रत्येक 3 माह पर। ठीक है, प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर दिया जाता है जो DMPA का एक इंजेक्शन। ठीक है, DMPA जो इंजेक्शन है वो प्रत्येक 3 माह पर दिया जाता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि DMPA, ठीक है, एक इंजेक्शन द्वारा दिए जाने वाला गर्भनिरोधक है। जो DMPA है ये एक इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला क्या है, गर्भनिरोधक है, जिसे 3 माह पर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से लिया गया है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप मैसेज वगैरह डिलीट करते हैं, ठीक है, जो आपको ईमेल आती हैं, मैसेजेस आते हैं, कभी कभी देखा है ज़्यादातर आपके ईमेल की बात की जा रही है यहाँ पे। डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन, ठीक है, जो आपके ईमेल में जो मैसेज आते हैं जब आप उन्हें डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ पर जाके सेव हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मिटाए गए ईमेल संग्रहित होते हैं। जैसे कि आप कभी अगर आपने कभी डिलीट किया होगा तो जैसे फेसबुक वगैरह आप अगर चलाते होंगे तो फेसबुक से अगर कोई आप वीडियो हो गया या फिर आप कोई मैसेज डिलीट करते हैं
ठीक है, फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर जाकर सेव होता है, संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो डाटा होता है वो थ्रेश में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, थ्रेश। यहाँ पे जो ऑप्शन बी राइट है, ठीक है, थ्रेश। तो चलिए हम एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका बी होगा, ठीक है। ये जो गलती से यहाँ पे डी है, डी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो राइट आंसर है वो आपका, ठीक है, ये बी आंसर राइट होगा। डिलीट के लिए जो ईमेल को थ्रेश नामक फोल्डर में संग्रहित किया जाता है, जहाँ या डिलीट किए जाने पर स्वतः ही चला जाता है, ठीक है। डिलीट किए गए ईमेल को थ्रेश नामक फोल्डर में संग्रहित किया जाता है, जहाँ पर यह डिलीट किए जाने पर स्वतः ही क्या करता है, चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ने पहले, उसके बाद ये आंसर गेस करें। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को पढ़ें यहाँ पे। ऑल दी स्टेटमेंट इन रिलेशन टू हेलिटोसिस इज करेक्ट एक्सेप्ट। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑल दी स्टेटमेंट इन रिलेशन टू हेलिटोसिस टू करेक्ट एक्सेप्ट। मुंह से दुर्गंध के संदर्भ में निम्नलिखित सभी कथन सही हैं सिवाय एक को छोड़कर। अब यहाँ पे आपको बताना है, मुंह से अगर जो दुर्गंध आती है, ठीक है, बदबू आती है, उसके लिए सभी कथन आपके सही दिए गए हैं, बट एक कथन जो है वो गलत है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है, गेस करें। देखिए यहाँ पे बैड ब्रीथ, ठीक है, गंदा श्वास, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे ऑर्डर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, गंध बैक्टीरिया करने वाले जीवाणु, ये भी ठीक है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, कार्बन यौगिक पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी राइट होंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी ही गलत होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सल्फर कंपाउंड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, गंधक के यौगिक पैदा करने वाले बैक्टीरिया, ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सभी सही है आपके। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। मुंह में दुर्गंध पैदा होने का कारण गंदी श्वास हो गया, गंध पैदा करने वाले जीवाणु की मुंह में उपस्थिति हो गई, कुछ कार्बनिक यौगिक निर्मित करने वाले जो बैक्टीरिया हैं जीवाणु, उनकी उपस्थिति से होता है, ना कि गंदा करता सल्फर यौगिक पैदा करने वाले जीवाणुओं के कारण, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद ये आंसर दें। इफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी इट इज़ नोन एज। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। इफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी इट इज़ नोन एज। गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ें पहले, उसके बाद आंसर दें। यदि निषेचन डिंब सामान्य गर्भाशय गुहा के बाहर प्रत्यारोपित व विकसित होता है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये सभी को पता है कि इस प्रकार की जो प्रेगनेंसी होती है उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है इस प्रकार की प्रेगनेंसी को। क्या होता है कि यदि जो निषेचित डिंब सामान्य गर्भाशय गुहा के बाहर प्रत्यारोपित हो जाए, ठीक है, तो फिर से क्या कहा जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाएगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि जब निषेचित डिंब सामान्य गर्भाशय गुहा के बाहर प्रत्यारोपित व विकसित हो जाता है तो इस प्रकार के गर्भाशय को क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, ठीक है। गर्भधारण जो होती है आपकी प्रेगनेंसी होती है, इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। अब आपको पता होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। कभी कभी ये फैलोपियन जो ट्यूब होती है ये प्रेगनेंसी गर्भाशय में ना आकर, ठीक है, जो वहाँ पे फर्टिलाइज होने के बाद, देखिए जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है वो आपके एम्पुला में होता है, ठीक है, ट्यूबल एम्पुला, ठीक है। जो उसका आपने देखा होगा जो मुड़ा हुआ भाग होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ट्यूबल एम्पुला होता है, ठीक है। तो ट्यूबल एम्पुला में ना होकर ये कहाँ हो जाती है, ट्यूब में हो जाती है, और यहाँ से फिर वो वापस नहीं आती है, और यहीं पे क्या कहता है, बच्चा जो भ्रूण होता है वो अपना विकास शुरू कर देता है।
तो जब विकास शुरू कर, ये क्या कहते हैं, खतरनाक प्रेगनेंसी होती है। क्या होती है, जब भ्रूण अपना विकास शुरू करता है तो ये कितना ज़्यादा, ठीक है, फूलेगी। तो जब ये फट जाती है, जो इसका आकार आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, तो ये क्या करती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो आपकी ये ट्यूब है, इसके फटने का खतरा हो जाता है। इसलिए तुरंत ऑपरेशन किया जाता है या फिर डॉक्टर दवा के माध्यम से इसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये इस प्रकार की प्रेगनेंसी होती है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, ये काफ़ी रिस्की होती है, ठीक है, क्योंकि ये ट्यूबल एम्पुला में ही एम्पुला में, जैसे ट्यूबल एम्पुला में जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, ट्यूबल एम्पुला में होता है, बट ट्यूबल एम्पुला से वापस ना आकर ये वहीं कहीं पे ट्यूब में ही क्या करता है, मतलब बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है, वहीं पे ये ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। बताएं यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। देखिए क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टेड अबाउट इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। बताएं यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बताएं यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए ऑप्शन जो ए आपका, इट वर्क्स टू इंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर फॉर ऑल, यह सभी के लिए नर्सिंग देखभाल की गुणवत्ता है, ठीक है, ये भी तो सही है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया आपका, इट हेल्प इन एडवांसमेंट ऑफ नर्सिंग नॉलेज, या नर्सिंग ज्ञान के प्रगति में सहायता करता है, ये भी सही है आपका। इट इंश्योर्स टू प्रोवाइड कंपिटेंट एंड सेटिस्फाइड नर्सिंग फोर्स, यह सुयोग्य व संतुष्ट नर्सिंग कार्यबल बनाना सुनिश्चित करता है। देखिए आपका ये भी सही है, तो फिर आपका डी ही आपका गलत होगा। इट्स कंट्रीब्यूशन इज इंश्योरिंग शुड हेल्थ पॉलिसी इज वर्ड इज मिनिमल, विश्व में ठोस स्वास्थ्य नीति बनाने में इसका योगदान नहीं के बराबर है, ठीक है, ये गलत है आपका, ऑप्शन डी गलत है। चलिए हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद सभी के लिए नर्सिंग देखभाल में गुणवत्ता, नर्सिंग ज्ञान के प्रचार प्रसार में सहायता एवं सुयोग्य व संतुष्ट नर्सिंग कार्यबल के निर्माण को सुनिश्चित करना आदि विषयों पर बल देती है। साथ ही यह विश्व के एक ठोस स्वास्थ्य नीति बनाने के लिए भी अपने विचार प्रस्तुत कर सहयोग प्रदान करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताएं यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। लो बर्थ वेट बेबी इज डिफाइंड एज अ बर्थ वेट ऑफ। बताएं यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर। जन्म के समय कम वजन के शिशु को परिभाषित किया जाता है जब वजन, बताएं कितना होता है। जन्म के समय जब कम वजन के शिशु को परिभाषित किया जाता है जब वजन उसका कम होता है, कितने से कम होता है। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, लेस देन 2500 ग्राम्स, ठीक है, 2500 ग्राम से कम हो। जब 2500 ग्राम से कम हो तो इसे लो बर्थ वेट बेबी कहा जाएगा, ठीक है, इसे डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि जन्म के समय यदि शिशु का जो वजन है वो 2500 ग्राम से कम है तो इसे सामान्य से कम वजन वाली श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है, या फिर कम वजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बाइल इज फॉर्म्ड बाई विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है। बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बाइल इज फॉर्म्ड बाई विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो देखिए लीवर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। पित्त का जो निर्माण है वो लीवर के द्वारा किया जाता है, अर्थात यकृत के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि पित्त अर्थात बाइल का जो निर्माण है शरीर में यकृत द्वारा होता है, जबकि इसका संग्रह शरीर के निचले हिस्से में बनी छोटी सी थैली जिसे पित्ताशय कहा जाता है उसमें होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताएं यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। इन विच हेल्थ प्रॉब्लम फोटोथेरेपी में बी यूजफुल। बताएं यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ें पहले अच्छे से। विश्व स्वास्थ्य समस्या में प्रकाश चिकित्सा लाभदायक हो सकती है। बताएं यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे न्यूनाटल जॉन्डिस, नवजात पीलिया, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है, नवजात पीलिया में।
तो यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं हम कि नवजात पीलिया तथा नियोनाटल जॉन्डिस के उपचार में प्रकाश चिकित्सा अर्थात फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। इसमें सूर्य प्रकाश से भिन्न एक अलग प्रकार के प्रकाश का उपयोग करके बच्चे के यकृत को बिलिरुबिन के विखंडन के लिए सक्रिय किया जाता है ताकि रक्त में इसकी अतिरिक्त मात्रा को कम से कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच मॉस्क्विटो ब्रीड्स इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर। कौन सा मच्छर ताज़ा पानी में कृत्रिम संग्रह में प्रजनन करता है? बताएं यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। विच मॉस्क्विटो ब्रीड्स इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर, बताएं क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट होगा, एडीज। ऑप्शन सी राइट है आपका, एडीज मच्छर। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि एडीज मच्छर जो कि डेंगू रोग का कारक होता है, स्वच्छ एवं रुके हुए जल में पनपता है। ये जो एडीज मच्छर है, ये जो मच्छर है ये डेंगू रोग का कारक होता है और यह स्वच्छ और रुके हुए जो पानी होता है उसमें ठहर जाता था, उसी में पनपता है। ये उसी में पैदा होता है, उसी में बढ़ता है, उसी में खाता पीता है। ठीक है, तो ये किससे फैलता है? एडीज से। ठीक है, एडीज से फैलता है और ये डेंगू मच्छर है। ठीक है, डेंगू रोग का कारक बनता है। अर्थात यह मच्छर किसी बर्तन में 6 दिनों से रखे पानी, ये जो मच्छर है किसी बर्तन में 6 दिनों से रखे पानी जैसे कि कूलर, किसी पत्ती जैसे केले की पत्ती हो गया, फूलों के गुलदस्ते का पात्र आदि जगहों पर जहाँ पर भरे पानी की उपस्थिति होती है उनमें प्रजनन करते हैं और विकसित होते हैं। ठीक है, तो आज से ध्यान दें कि कहीं पर भी पानी भरकर ना रखें। ठीक है, पानी भरकर ना रखें, जैसे कि आपके फ्रिज के पीछे पानी भर जाता है। ठीक है, तो समय समय पर उसको भी फेंकते रहें और कूलर के पानी को 6 दिन के पहले ही बदल दें, क्योंकि 6 दिनों तक अगर पानी भरा रहता है तो ये जो मच्छर होते हैं, एडीज मच्छर होते हैं, एडीज एजेप्टी जो मच्छर होते हैं, ये डेंगू फैलाने वाले, ठीक है, ये वहाँ पे पनपते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताएं क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वेयर इज़ द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, बताएं यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर। यूनिसेफ का जो वैश्विक मुख्यालय है तथा ग्लोबल मुख्य हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, बताना है आपको। तो देखिए ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है, न्यूयॉर्क शहर में है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। यूनिसेफ का वैश्विक मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें, जल्दबाजी ना करें। व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन बाय नजल कैनुला। बताएं यहाँ पे क्या होगा, गेस करें। सामान्यतः नाक के कैनुला द्वारा ऑक्सीजन देने पर क्या दर या फिर मात्रा होनी चाहिए? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 1 से 4 लीटर। ठीक है, 1 से 4 लीटर पर मिनट। ठीक है, 1 से 4 लीटर प्रति मिनट होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि नाक के कैनुला द्वारा ऑक्सीजन की जो बहाव दर है, फ्लो रेट है, वो 1 से 4 लीटर प्रति मिनट होनी चाहिए। नाक या कैनुला अर्थात नजल कैनुला एक चिकित्सकीय उपकरण अर्थात मेडिकल डिवाइस है जो कम ऑक्सीजन स्तर वाले लोगों को पूरक के लिए ऑक्सीजन अर्थात सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अच्छे से पढ़ें पहले क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बोर्न डिसीज। देखिए यहाँ पे बोम नहीं है, यहाँ पे ठीक है बॉर्न है। ठीक है, यहाँ पे बॉर्न है। ठीक है, BORNE। ठीक है, यहाँ पे होगा बॉर्न, BORNE। ठीक है, ये होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? बताना है आपको क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। जल जनित रोग कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। जो आपका मीजल्स है ये जल जनित रोग नहीं है। ठीक है, ये एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि खसरा जो मीजल्स होता है जल जनित रोग ना होकर यह अत्यधिक संक्रामक रोग है अर्थात वायु जनित एयरबॉर्न रोग है
जबकि जो टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए तथा हैजा जल जनित रोग हैं। ठीक है, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, ठीक है, हैजा, ये सभी क्या है, जल जनित रोग हैं। लेकिन जो आपका ये मिजल्स है, खसरा है, जल जनित रोग नहीं है, ये कैसा है, संक्रामक रोग है। ठीक है, एयरबोर्न डिसीज है।